जैसे भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा है वो नहीं की जाती हैं। इसको अपन एक चित्रकथा द्वारा समझेंगे। ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय है जो सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। सीमापुर सरकारी स्कूल है, वो एक धार्मिक आयोजन मनाना चाहते हैं। इसमें रेखा नाम की एक लड़की है जो अपने सर से कहती है, सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में ये त्यौहार नहीं मनाया है, क्या इस साल मनाएं? तो सर कहते हैं, रेखा नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल है वो चाहे वो करे, परंतु सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं कर सकता है। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्यौहार है उस पर छुट्टी होती है, इसलिए इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। विद्यार्थी आप घर जाते हुए बात करते हैं, मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी ये त्यौहार मना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, यह हम लोग अपने मोहल्ले में भी तो इस त्यौहार का आयोजन कर ही रहे हैं। उपरोक्त चित्रकथा पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन है सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के है जो खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा है वो नहीं दे सकता है। ये नियम है निजी स्कूलों पर है, वो लागू नहीं है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। इसको अपन एक चित्रकथा द्वारा समझेंगे। कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे साथ साथ स्कूटर से शहर पर जाने को तैयार हैं। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना? दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है और यही कानून है। फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। इस चित्रकथा में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में कुछ रियायत यानी छूट दे दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। कौन सा है? हस्तक्षेप का तरीका। इस अध्याय में आपने
आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धार्मिक धार्मिक या धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू हैं, वो अपने ही धर्म के अन्य सदस्य यानी कुछ निचली जातियों के जो समूह हैं उनको दबाते हैं। धर्म के आधार पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर है जो पाबंदी लगाई है, रोक लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप है वो कर रहा है। तो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का जो हनन कर रहा है तो है जो राज्य हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि वे इसी देश के हैं, वो नागरिक हैं। निचली जाति के लोग हैं वो भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की जो संपत्ति होती है उसमें बराबर के हिस्से का अधिकार का सम्मान पाने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित जो निजी कानून है उसमें भी हस्तक्षेप है जो करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप है वो सहायता के रूप में हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। भारतीय जो संविधान है वो धार्मिक समुदाय उनको अपना स्कूल या कॉलेज खोलने का जो अधिकार प्रदान करता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है और गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य उन्हें कुछ सीमित है जो आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? ऊपर दिए गए 3 उद्देश्यों में दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों में संविधान के कुछ उद्देश्यों से कुछ मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायकों को कानून बनाने से जो रोक दिया गया है। जो धार्मिक संस्थानों का जो पक्ष लेते हैं वो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो, तो इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित है वो नहीं कर सकती है और न ही विधेयिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता भी दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल वो नहीं दे सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक आम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की है जो छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान में छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया गया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो हैं लेकिन धर्म से उसका फासला है वो सैद्धांतिक है। इसका मतलब ये है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिनके जरिए इसके बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य है धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष हैं और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान में अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन है वो बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे संवैधानिक व्यवस्था की है जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति है वो संवेदनशील बनाता है।
जब कभी ऐसा होता है तो उनके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता है उसी से उनको मिलती है। फ्रांस में फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया है। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। तो फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासी ने इस कानून का काफ़ी है जो विरोध भी किया था। तो वे मुख्यतया अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेशक थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी और 1960 का दशक था उसमें फ्रांस में मजदूरों की बहुत ही कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा है यानी प्रवेश पत्र है वो दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती हैं, लेकिन इस कानून के नए कानून लागू होने के बाद रुमाल बांधने के कारण उनको स्कूलों से निकाल दिया गया है।